Hello guys, welcome to Dr. BPSC. In this video, we are going to discuss Daroga SI Prelims Test Series टेस्ट नंबर 2। और ये टेस्ट जो है ये खाकी सीरीज जो कि एडुटेरिया की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है का टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 1 के डिटेल सॉल्यूशन को हमने पहले वीडियो में बना के देख चुके हैं और ये इसी क्रम में दूसरा वीडियो है। ये शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, विरासत को अपनाओ 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, प्रश्न क्या है, विरासत को अपनाओ 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में विरासत को अपनाओ 2.0 नामक एक नया संस्करण शुरू किया गया था। पर्यटन मंत्रालय ने पहली बार सितंबर 2017 में विरासत को अपनाओ कार्यक्रम शुरू किया था और ये जो 2.0 है वो 2023 में शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, एनजीओ, सोसाइटीज आदि के साथ सहयोग के साथ संरचना प्रदान करना है ताकि वे अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड के जरिए संरक्षित स्मारकों में सुविधाएं विकसित कर सकें ताकि आगंतुकों का अनुभव बेहतर हो, स्मारक को आगंतुक अनुकूल बनाया जा सके। ठीक है, तो प्रश्न एक जो था विरासत को अपनाओ, ये संस्कृति मंत्रालय की तरफ एक प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, तो इसका नाम सृजनम है। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम क्या है, सृजनम है। ये CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम द्वारा भारत ने अपनी पहली स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिंग विकसित किया है। सृजनम रिंग महंगे और ऊर्जा गहन भस्म के उपयोग के बिना रक्त, मूत्र, थूक और प्रयोगशाला डिस्पोजेबल जैसे रोगजनक बायोमेडिकल कचरे का कीटनाशक जो है इसको समाप्त करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभ्यास साइक्लोन निम्न में से किन देशों के मध्य आयोजित होता है। तो साइक्लोन जो है वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साइक्लोन जो है ना वो भारत और मिस्र के मध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत और मिस्र नहीं दिया गया था। वहीं भारत और वियतनाम के बारे में बात करें, ठीक है, तो जो है संप्रीति नामक युद्धाभ्यास होता है। इसके अलावा भारत और जापान की बात करें तो धर्म गार्जियन है। भारत नेपाल की बात करूं तो सूर्य किरण है। भारत मालदीव के मध्य एक्यूवेरिन नामक युद्धाभ्यास होता है। भारत किर्गिस्तान के मध्य खंजर नामक होता है और भारत फ्रांस के मध्य वरुण। इस तरीके से एक पूरा लिस्ट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। युद्धाभ्यास से प्रश्न पूछा जाता रहा है दरोगा के एग्जाम में, तो इसकी तैयारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, फ्रांस। और ध्यान रहे कि फ्रांस के साथ साथ भारत ने भी इसकी सह अध्यक्षता की थी। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत 6-7 फरवरी को विज्ञान दिवस से हुई थी और इसके बाद 8-9 फरवरी को सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन शामिल था। तो इन चीज़ों को आप छोड़ दें, बस इतना याद रखिए कि इस बार का जो AI शिखर सम्मेलन जो है वो फ्रांस में हुआ था और इसमें भारत और फ्रांस दोनों देश ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। PM आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से हमसे सही नहीं यानी हमसे गलत कथन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जरूर देखिए पहले कि हमसे सही या गलत पूछा रहा है, हमें गलत ढूंढना है। योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। ठीक है, तो PM आशा योजना जो है ना इसके बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्य में तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन का 100% खरीदेगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही। हमसे पूछा जा रहा था कौन सा सही नहीं है, तो इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाल ही में राज्य ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है। तो किस राज्य ने अपनाया है ये पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है। इसके साथ ही यह अब डिजिटल सदन बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ठीक है, और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष हैं श्रीमती रितु खंडूरी। उन्होंने मिलकर जो है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है सामाजिक न्याय दिवस। ओके, और संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीसी द्वारा जो है ये बात अपनाया गया है, इसको याद रखिएगा। डेट कौन सा है, 20 फरवरी। ठीक है, फरवरी के कुछ प्रमुख दिवसों की बात करूं तो 2 फरवरी को हम लोग विश्व वेटलैंड डे मनाते हैं, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, 14 फरवरी को रेडियो दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस क्योंकि उस दिन सरोजिनी नायडू जी की जयंती है, 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाते हैं, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने फरवरी महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस थे उनके बारे में भी बात कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 कह रहा है हाल ही में खनन मंत्रालय ने कुछ खनिजों को लघु खनिजों की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इनमें से कौन सा खनिज शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो लिथियम है ना, लिथियम, ठीक है, इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। खनन मंत्रालय ने 20 फरवरी 2025 की अधिसूचना के माध्यम से बैराइट, फिल्सफर, अभ्रक और क्वार्टजाइट को लघु खनिजों की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल कर दिया है। लेकिन ये जो लिथियम है ना, इसको अभी भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, लघु खनिज की सूची में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला प्रश्न है इसका आयोजन 28 फरवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य किया गया। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है खेलों के समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। ये स्टेटमेंट गलत है। खेलों के इस संस्करण का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें अर्थात 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, और वहीं अगर मैं बात करूं कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह या सहकारिता मंत्री, वो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो समापन समारोह था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन में कौन शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें 4 इंजन में जो है ना, पहले तो कृषि तो शामिल है ही, निर्यात शामिल है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग भी शामिल है। ये अवसंरचना जो है ना, ये शामिल नहीं है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि विकास के इंजन में जो है ना अवसंरचना को शामिल नहीं किया गया। 4 इंजनों की बात करूं तो इसमें कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है और निर्यात है। ये 4 है। इसके अलावा केंद्रीय बजट का थीम की बात करूं तो ये सबका विकास इसके थीम का नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार जो है इस वर्ष इन तीनों में से किसी को नहीं दिया गया। तीन में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर तो पहले ऑप्शन डी होगा। ठीक है, लेकिन वही मैं इसके पुरस्कार विजेता की बात करूं तो वो है, ठीक है, तो देखिए असल में क्या है ना कि इसमें ऑप्शन ए ताराचंद शर्मा, मायाराम उनियाल और समीर गोविंद जामवंतनी, ये तीनों को जो है धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। मैंने इसे गलत पढ़ लिया था शुरू में, इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ये तीनों को जो है धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कह रहा है बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पहला कूट क्या है, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर दे नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है वेतन भोगी करदाताओं के लिए यह
सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपए होगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे मत दिया गया है और भारत का स्थान दिया गया है। ठीक है, तो आइए एक बार मिलान करके देखते हैं। मतलब इसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जहाँ तक सेवा निर्माण की बात है, तो सेवा निर्माण में 8वां स्थान है, ये बिल्कुल सही है। वहीं रेलवे नेटवर्क की बात करूँ तो ये चौथा है, ये भी सही है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत जो है वो तीसरे नहीं बल्कि चौथे स्थान पे है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड नहीं बल्कि फोर्थ होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, हमसे असत्य कथन छांटने के लिए कहा गया था, तो ऑप्शन सी जो है असत्य है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन है? तो ये यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। यूनाइटेड किंगडम ने जो है AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव उद्घाटन किया, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि इसका उद्घाटन जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, केवल एक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ में भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू किया है, निम्नलिखित में से इस अभियान में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, म्यांमार जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू किया है, और त्रिसेवा अभियान में कौन कौन शामिल है? तो भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको ने शीर्ष 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार कौन 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट है? ठीक है, तो इसमें जो है नंबर 1 पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और पुर्तगाल देश से संबंधित हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत सरकार ने 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दे दी है, जो निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होगी? तो 9वां एशियाई शीतकालीन खेल जो है ना वो चीन के हरबिन में आयोजित होने वाली है, तो हरबिन चीन इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। IBCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा डैश बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7 बड़ी बिल्लियों की जो प्रजाति है ना उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 7 बड़ी प्रजाति इसमें शामिल की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मत्स्य 6000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मत्स्य 6000 चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है स्टेटमेंट ए ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इसके द्वारा वर्ष 2030 के अंत तक 500 मीटर गहराई तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था, ये गलत है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इसमें सही होगा। जहां तक लक्ष्य की बात करूं तो इसका लक्ष्य है वर्ष 2026 के अंत तक 6000 मीटर गहराई तक पहुंचना। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मॉनसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? ठीक है, तो मॉनसून रिट्रीट के बारे में कह रहा है, लौटते हुए मॉनसून के समय में। तो उस समय जो है ना अगर आप विंड के डायरेक्शन की बात करें या यहाँ पे ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रकार रहता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोल्ड वेस्टर्ली एंड नॉर्दर्नी विंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वहाँ एक तरफ पर्वत और दूसरी तरफ महाद्वीप दिया गया है। जहाँ तक एंडीज का बात है तो एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। उसके बाद अल्ताई की बात करते हैं तो अल्ताई जो है ये एशिया में है, ओके। फिर अल्प्स जो है, अल्प्स ये आपको यूरोप में पड़ता है, और अपलेशियन जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है। तो इसी क्रम में अगर आप इसका मिलान करते हैं तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ना वो तो आपको बिहार में है। सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और तीसरे नंबर पर केरल है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले नंबर पर बिहार है, बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो 1106 है। वहीं अगर मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बात करूं तो इसका है 1028, ठीक है। ये बिहार हो गया, ये वेस्ट बंगाल है। तीसरे नंबर पर है केरल, और केरल के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये 860 है। वहीं यूपी का है 829, ठीक है। इसी क्रम में हम लोगों ने सजाया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चिनाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और इसमें एक तरफ जो आपको खान दिया गया है और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है, मिलाते हैं। लौह अयस्क के खान की बात करें तो ये जो है गोवा और नेमुडी झारखंड में है, तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। गोवा और नेमुडी जो कि झारखंड में है। उसके बाद तांबे के खान की बात करें तो ये बालघाट मध्य प्रदेश में है, ठीक है, बालाघाट मध्य प्रदेश। बॉक्साइट के बारे में अगर बात करूं तो ये अमरकंटक पठार में पाया जाता है, और अभ्रक के खान की बात करेंगे तो ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो इसी क्रम में अगर इसका आप मिलान करते हैं तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूरोप। यूरोप में एक भी डेजर्ट नहीं पाया जाता है, वही प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक स्थल रुद्ध देश नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम जो है वो स्थल रुद्र देश नहीं है। जहाँ तक बेल्जियम बेल्जियम का सवाल है तो इसकी सीमा जो है ना वो नॉर्दर्न सी यानी उत्तरी सागर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो बेल्जियम, आप इसका उत्तर डी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेब के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। ऑप्शन थर्ड है काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की ऊंची क्षमता होती है। ऑप्शन डी है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। आपको पता होगा जो काली मिट्टी है ना वो हिमालय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 का सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्गों को उनके सही मार्ग के साथ सुमेलित करना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करें तो ये हल्दिया से इलाहाबाद तक है, ये काफी फेमस है, आपको पता भी होगा इसके बारे में। सेकंड के बारे में बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग 2 तो ये धुबरी से सादिया तक है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात करूं तो ये कोट्टम से कोल्लम तक है, दक्षिण भारत में है ये। और जलमार्ग 9 जो है ये अल्लापुझा, कोट्टम, इन क्षेत्रों में बहता है। तो इसका इसी क्रम में अगर आप मिलान करेंगे तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 29 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो सत्य कथन की बात करें यहाँ पे जो है ना जल धाराओं के बारे में दिया गया है, तो देखते हैं। बेगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जल धारा है, ठीक है, तो ये गलत है। फिर है समताप मंडल में संवहनीय धारा पाई जाती है, तो ये भी गलत है। तिमुक अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है, ठीक है, गलत है। और ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, तो ये सही है, ठीक है। ब्रिक फिल्टर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में ही चलती है। ये हमसे सही कथन पूछा जा रहा था, तो आप ध्यान रखिएगा, यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। तो सागौन जो है ना वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है।
ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कह रहा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, भारतीय संविधान की दूसरी सूची की जहां तक बात है तो ये वेतन भत्तों से संबंधित है। 5वीं सूची के बारे में बात करूं तो अनुसूची क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित होगा। 9वां अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है और 10वां अनुसूची जो है वो दल बदल से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में अगर आप इसका मिलान करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। ठीक है, जितने भी शेड्यूल्स और जितने भी पार्ट्स है ना, भाग, अनुच्छेद, ठीक है, और अनुसूची, इन सब को आप लोगों को ध्यान रखना है। मिलान करने वाले प्रश्न दरोगा के एग्जाम में निश्चित पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सॉरी 33 देखते हैं। 33 प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का इसमें उपबंध किया गया है। तो जहां तक आर्थिक न्याय का सवाल है तो ये हमें उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्देशिका और डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 34 है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमदेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जहां तक आपको पता होगा कि उच्चतम न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए रिट जारी करता है। ठीक है, उसमें परमादेश जो एक प्रकार का रिट है, टोटल 5 प्रकार के रिट होते हैं। ठीक है, तो इसमें 34 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी अधिकारी को किसी सरकारी आदेश निभाने के लिए उच्चतम न्यायालय जो है परमादेश नामक रिट जारी करता है। ओके, और जहां तक रिट जारी करने का सवाल है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, वहीं अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संबंध प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से इसे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सी 1992 के 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये विशेषता नहीं है, यह सहभागी लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो है ना डिसेंट्रलाइजेशन के लिए लाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 के तहत। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार से पद से हटा सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 39 है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों में से कौन शामिल थे। ठीक है, तो फजल अली तो इसमें शामिल थे ही। ठीक है, इसके अलावा फजल अली के अलावा जो है इसमें आपको के.एम. पनिक्कर भी शामिल थे और हृदयनाथ कुंजरू भी शामिल थे। तो 2, 3, 4 ये तीनों शामिल थे। इसके अध्यक्ष की बात करूं तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है फजल आयोग ने ये 1956 में अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया था, जिसके आधार पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने वाला सुझाव इस समिति ने दिया था। यहाँ विभिन्न समितियां दी गई हैं, इसमें से जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा देखिए अशोक मेहता समिति के अलावा बलवंत राय मेहता समिति, उसके अलावा जीके भी राव और एल.एन. सिंह समिति, ये सभी जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करूं तो भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है।
ठीक है, तो वरीयता क्रम जो है इसमें सर्वोच्च स्थान पर। ऐसे तो इन जनरल राष्ट्रपति सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति ये सब होते हैं, लेकिन जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें राज्यपाल जो है वो राज्य के भीतर सर्वोच्च स्थान रखते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, ये मैथ से जुड़ा हुआ सवाल है, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो भी प्रश्न होंगे मैं उसका आपको सीधे उत्तर बताता चलूंगा। ठीक है, इसका सही उत्तर जो होगा 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की बात करूं तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करूं तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करते हैं तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 48 जो है ये इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इंग्लिश का प्रश्न है, एडम्स एंड फ्रेजेस का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सेलेक्ट द वन विच इज नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, तो परजुरी का जो क्लोजेस्ट वर्ड है ना वो ऑप्शन डी है, फॉल्सहुड। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, इस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में जो है ना दो पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, देश के गौरव की रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है, उपर्युक्त वाक्य में गौरव है, तो गौरव क्या है, हिंदी का प्रश्न है, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे गौरव जो है ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सज्जन। सज्जन में जो है ना व्यंजन संधि है। अगर हम लोग सज्जन को लिखने मतलब इसका संधि विच्छेद करें तो सत जोड़ जन होता है। ठीक है, सत जोड़ जन, तो यही सज्जन में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र इसको मिलाना है। ये देखते हैं, जहां तक बहादुर शाह द्वितीय का सवाल है तो ये दिल्ली से थे, इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ठीक है, कुंवर सिंह ये जगदीशपुर से थे। ओके, लियाकत अली जो है ये इलाहाबाद से संबंधित है, और वजरिस वर्जिस कादरी जो है ये लखनऊ से संबंधित है। इसी क्रम में अगर आप मिलान करते हैं तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 55 का बी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 1544 में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार किया था? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर। ठीक है, ऑप्शन ए, जोधपुर। 1544 में जो है शेरशाह ने मालदेव को हराकर जोधपुर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा अगर शेरशाह सूरी की बात करें तो इनका मकबरा जो है वो सासाराम में अवस्थित है। कलिंजर के युद्ध में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। भारतीय इतिहास में एक बेहतरीन प्रशासक के रूप में शेरशाह सूरी को देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो इस दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ये क्रांतिकारी साम्यवादी दल। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है कोल्लम प्रथम। ठीक है, कोल्लम प्रथम ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि यह मेरी अंतरात्मा की आवाज है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का है। ठीक है, यह कथन जो है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान सरकारी आदेश को न मानने पर कहा था। ओके, ये भी याद रखिएगा। जहां तक चंपारण सत्याग्रह का सवाल है तो ये 1917 में हुआ था चंपारण जिले में। ठीक है, और इसमें 3 कठिया पद्धति को अबॉलिश कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, निम्न में से किस स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर जो है 60 का सी हो जाएगा, बागौर। बागौर में जो है पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसमें पहला तो बलिया, ये बिल्कुल सही है, फिर सतारा है, और उसके बाद मिदनापुर है। ये तीनों जगह पे, अवध में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। इसका सही उत्तर है 1 2 3, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक
ठीक है, आप लोगों ने चित्तू पांडे का नाम सुना होगा, बलिया में जो है वो इसके हेड थे। ठीक है, चलिए सतारा की बात करें तो वहां पे YB चौहान थे, नाना पाटिल, ये लोग उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? ये महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी याद रखिएगा। जहां तक जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात है तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जनरल डायर ने जो बाग है वहां पे लोग, पंजाबी एक फेस्टिवल होता है, उसको मनाने के लिए वहां पे उपस्थित हुए थे, तो उसी पर जो है गोली चलवा दी गई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई? तो द्रविड़ शैली जो है ना, ये दक्षिण भारत की है। ठीक है, कृष्णा और कावेरी के बीच में, यही इसका सही उत्तर होना चाहिए। ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में द्रविड़ शैली को अपनाया गया, उत्तर भारत में नागर शैली को, और जो बीच का क्षेत्र था उसे बेसर शैली कहते थे। ये मिश्रित रूप था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है टोडरमल को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो टोडरमल जो है उन्हें मुशरिफ ए दीवान के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। टोडरमल जो है वो शेरशाह सूरी के अलावा अकबर के काल में भी प्रमुख पद पर विराजमान रहे। ठीक है, वित्त मंत्रालय देखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 3 4 2। ठीक है, वास्को डिगामा की दूसरी यात्रा, जहां तक दूसरी यात्रा का सवाल है तो ये 1502 में होता है। ठीक है, वनडीवास का निर्णायक युद्ध ये 1760 में हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करूं तो ये 1400, ये कब हो रहा है स्थापना? 1600 में हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट 1600 में, 31 दिसंबर 1600 को। और वेदरा की लड़ाई की बात करूं तो ये 1749 में होता है, डच और अंग्रेजों के बीच। अब आप इसके क्रम को देखेंगे तो आप इजिली सजा सकते हैं। पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये। इस तरह से समझाएंगे। 1 3 4 2 इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया है? तो ये मराठाओं के समय में जो है ना, मोडी लिपि प्रचलन में थी। क्वेश्चन नंबर 67 है सातवाहन वंश के किस शासक ने सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो इसका सही उत्तर है यज्ञश्री सातकर्णी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी यज्ञश्री सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है ये सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, इनका नाम भी याद रखिएगा। इस वंश की एक खासियत यह थी कि ये जो सातवाहन वंश के जो शासक हुआ करते थे वो अपने नाम में नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यज्ञश्री है, यहाँ पे गौतमी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्य 1931 कराची अधिवेशन में हुआ था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर, कराची अधिवेशन बहुत फेमस है भारतीय इतिहास में, आपको पता भी होगा। इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ, ये भी सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ, ये भी सही है। और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ, ये भी सही है। तो 1 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, मीर सैयद अली। ठीक है, मीर सैयद अली के द्वारा जो है दास्ता ए आमिर हमजा का चित्रांकन किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? तो क्वींसबेरी जो है ये बॉक्सिंग पर लागू होता है, बॉक्सिंग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न जो है सूचियों को मिलान करना है। एक तरफ उत्सव यानी पर्व दिया गया और दूसरी तरफ जो है ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 देख रहे थे। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और दोनों सूचियों में एक तरफ उत्सव और उससे संबंधित राज्य दिया गया है। हॉर्नबिल त्योहार के बारे में बात करते हैं, ये काफी फेमस है, नागालैंड का ये पर्व है। इसके बाद सांगाई पर्व की बात करें तो ये मणिपुर से संबंधित है। राजहंस पर्व जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में होता है। और हेमिस त्योहार जो है ये लद्दाख में होता है। तो इसी क्रम में अगर आप इसको व्यवस्थित करते हैं तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1961 में। ठीक है, 1961 में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तृत परिवार है। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये विश्व बैंक समूह में नहीं आता है। ठीक है, तो 1 तो पहले हट गया। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ये आता है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी आता है, और अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र भी आता है। 2, 3, 4 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है टेरॉन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है टेरॉन। ठीक है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन है। इसे अमेरिकी कंपनी रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा विकसित किया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 है, मशहूर उपन्यास अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? तो इसके राइटर हैं V.S. नायपॉल। ठीक है, V.S. नायपॉल जो है इसके लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका प्रशिक्षण केंद्र है रांची में है, रांची झारखंड में। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डुरंड कप, आगा खां कप, सुब्रत कप और संतोष कप, इसमें से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? ठीक है, तो फुटबॉल वाली ट्रॉफी बतानी है। तो इसमें पहला जो है डुरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित है, फिर तीसरा सुब्रतो कप है ये भी, और चौथा संतोष कप। ये सब जो है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 1, 3, 4। वहीं आगा कप की बात करें, आगा कप के बारे में, तो ये जो है हॉकी से संबंधित है। ठीक है, इसलिए इसका आगा खां कप जो है इसमें नहीं होगा। मेजर ध्यानचंद कप भी जो है वो हॉकी से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है, मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है इसके लिए इसमें शामिल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 है, किस रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेषण की भूमिका क्या होती है? तो ये अभिक्रिया का जो दर होता है ना, उसको वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इसको बढ़ाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 है, शिशु पोषक, बेबी फीडिंग बोतल या शीतल पे बोतल सामान्यतः बनी होती है, किस चीज की बनी होती है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीस्टाइलिन की। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, पॉलीस्टाइलिन का बना हुआ रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 81 है, वैक्सीनेशन शब्द का व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है, यह शब्द किससे संबंधित है? तो आई थिंक ये जो है ना गाय से जुड़ा हुआ होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। सही बात है, वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वेक्का से हुई है, इसका अर्थ गाय होता है। आधुनिक टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनिंग ने चेचक से सुरक्षा के लिए काउपॉक्स वायरस का उपयोग किया था, और इसी कारण इस प्रक्रिया का नाम वैक्सीन रखा गया। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 82 है, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें बोरेक्स मिलाया जाता है। ठीक है, पायरेक्स कांच में बोरेक्स मिलाया जाता है, जिससे उसकी मजबूती और बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयोग होता है, जो कि कैलोरी नहीं देता? तो इसका सही उत्तर जो है ना सुक्रालोस होगा। ठीक है, 83 का सुक्रालोस जो है ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ये जो है ना कैलोरी नहीं देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ इसमें ईंधन गैस दिया गया और दूसरी तरफ इसके प्रमुख अवयव दिए गए हैं, तो आइए मिलान करके देखते हैं। ऑप्शन 1 है CNG। तो CNG जो है इसके मुख्य घटक मीथेन है। ठीक है, तो मुख्य घटक क्या है? मीथेन। तो ए का 3 हो जाएगा, मीथेन, इथेन। चलिए कोल गैस की बात करूं तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। LPG की बात करें तो ये होगा प्रोपेन और ब्यूटेन, और भाप अंगार गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इसका सही उत्तर होगा। इसी क्रम में अगर इसका मिलान करते हैं तो 84 का ऑप्शन हो जाएगा सी सही उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक संक्षारी क्षारक है। 85 का सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा, यह एक संक्षारी क्षारक है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 3। दूध का अस्कंदन जो है ना, वो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी बर्फ का गलना ये फिजिकल चेंज है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण है ना, ये भी जो है आपको एक फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 87 है, पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अमाशय। ठीक है, अमाशय माने स्टोमक, पेट की तरह, पेट जो होता है ना उसका जे शेप में आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है। तो ये जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और एक तरफ उपकरण का नाम है और उससे क्या मापा जाता है वो बताना है आपको। पहला है स्लिंग साइक्रोमीटर। तो स्लिंग साइक्रोमीटर जो है वो हो जाएगा आपको सापेक्ष आर्द्रता नापा जाता है इसे। पैडोमीटर जो है, पैडोमीटर इससे दूरी नापी जाती है। ठीक है, उसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर, तो इससे विकिरण मापा जाता है। और पिकोमीटर जो है इससे, पिनकोमीटर, इससे ठोस की मात्रा मापी जाती है। इस क्रम में आप अगर मिलान करेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बदल देता है। ठीक है, तो इस एंजाइम का नाम बताना है आपको। नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। इसके कारण जो है ना, इस एंजाइम के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हमने गलत बताना है। तो पहला जो है ना, साल्मोना कुष्ठ, यही आपको गलत मिलान है। ठीक है, हमसे पूछा रहा था सुमेलित नहीं है, तो यही होगा हमारा उत्तर। ठीक है, जहां तक साल्मोना यानी कुष्ठ की बात है तो यह गलत मिलान है। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग भी कहते हैं, वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेज नामक जीवाणु के कारण होता है, ना कि साल्मोना के कारण। साल्मोना बैक्टीरिया आमतौर पर आंतों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और सैल्मोनिस या टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। बाकी सब सही है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, उसके बाद येर्सिनिया पेस्टिस से प्लेग होता है, और विब्रियो कोलेरा से हैजा होता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 कह रहा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। और एक तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 92 में जैसे एक तरफ भंजन दिया गया है, तो भंजन क्रिया से क्या होता है, तो भंजन से जो है ना, ये हो जाएगा आपको पेट्रोलियम। ठीक है, फिर प्रगलन की बात करें तो प्रगलन, स्मेल्टिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इससे क्या होता है प्रगलन से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। हाइड्रोजनीकरण से क्या होगा, वसा, खाद वसा। ठीक है, और वल्कनीकरण से रबर। इस क्रम में अगर आप इसका मिलान करते हैं तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, निम्न में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो इसका सही उत्तर जो है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 20 किलोहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से किस ऊतक में पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम होती है। ठीक है, पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होती है। तो ये जो इसका सही आंसर जो है ना, ये ऑप्शन बी होना चाहिए, 94 का बी। नर्वस ऊतक जो होता है ना, तंत्रिका ऊतक, बिल्कुल, इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित हैं। ठीक है, तो नाम क्या है इनका, सर थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट। इन्होंने क्लिनिकल तापमापी यानी क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किया था। नाम क्या है, थॉमस
क्लिफोर्ड अल्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा का मोटा वर्णक का होना और चिरचिरा होना। तो ये तीनों जो है ना ये निकोटीमेनाइड पेलेग्रा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, निकोटीमेनाइड पेलेग्रा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपको गोरेवाला समिति, ऑप्शन ए। ठीक है, गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है? तो ये जो है ना आपको प्रकाशित करने का काम ऑप्शन बी नेशनल NSSO करता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? ठीक है, जुड़वा घाटा ट्विन डेफिसिट के बारे में पूछ रहा है। तो राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा जो है ना ये दोनों मिल के ट्विन डेफिसिट बनाता है, चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ट्विन डेफिसिट शब्द का प्रयोग उस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक साथ दो प्रमुख घाटे होते हैं। पहला राजकोषीय घाटा जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, और चालू खाता घाटा जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 100 प्रश्न को देख लिए। ये खाकी सीरीज का टेस्ट नंबर 2 था। ओके, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।